Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel जहां पे हम पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जनरल इश्यूज, मोटिवेशन सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए। एज ए इंडियन आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना बनता है। आज मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको लेके यहाँ पे अयोध्या वर्डिक्ट से रिलेटेड सारी के सारे इंफॉर्मेशन सिंस फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग 1528 15वीं सेंचुरी से जब ये चीज स्टार्ट हुई थी, बनी थी जब मस्जिद, तब से मैं उठा के आपको सारी कहानी समझाने वाला हूं। इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस आपको ध्यान रखनी है और लेक्चर के बाद आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि आप यहां पे इंफॉर्मेशन लेने आए हो, समझने आए हो और चीजों को समझ के चले जाओगे। फालतू की चीजें यहां पे बिल्कुल भी नहीं बोलनी है कमेंट सेक्शन में, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सब लोग स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की तरह बिहेव करना चाहिए। इंफॉर्मेशन लेके स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर आप समझ रहे हो किसी चीज को तो बिल्कुल नॉर्मल एज एन इंडियन आपको बिहेव करना चाहिए और उसके बाद यहां से चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज पे बोलने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का था और वो बोल चुका है। तो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन चीजें समझ सकते हैं और चीजों को याद कर सकते हैं अपने आगे के एग्जाम या किसी भी चीज के हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत पुराने जमाने की बात से, 1528 से। 1528 के अंदर ये सबसे पहले यहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। अच्छा, 1528 में जो बाबरी मस्जिद बनाई गई, ये मीर बकी जनरल था बाबर का। बाबर जब आया था तो उसका एक जनरल कमांडर हुआ करता था मीर बकी, उसने यहां पे ये बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवाया अयोध्या के अंदर। अब वहां पे लोकल लोग उस समय ये बोलते थे कि ये जब मस्जिद बनाई गई थी तो ये मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, यहां पे पहले मंदिर हुआ करता था, ऐसा वहां के लोकल लोग बोलते थे। बट 1528 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन कराया गया वो मीर बाकी ने कराया। वहां पे लोकल लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पे इससे पहले मंदिर था, उसे तोड़ के यहां पे मस्जिद बनाया गया। ये पहली चीज हो गई। दूसरी टाइमलाइन आपको यहां पे ध्यान रखनी, पहले टाइमलाइन समझा देता हूं इससे आपको चीजें रिलेट करने में इजी रहे। 1949 में यहां पे राम जी की, लॉर्ड राम की एक मूर्ति मिलती है, मूर्ति प्लेस की जाती है, तो उसके बाद बहुत बवाल हो जाते हैं। दूसरी टाइमलाइन ये है। तीसरा टाइमलाइन है 1992 में इस मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तो बवाल राइट्स हो जाते हैं, उस समय बहुत दंगे फसाद होते हैं। ठीक, तो ये तीन टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी है। अभी हमें इतना पता है 1528 में बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और जो लोग हैं वहां के वो ये बोल रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, वो मंदिर को गिरा के मस्जिद बनाया गया, ऐसा लोग बोल रहे हैं वहां के लोकल लोग। ठीक, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, आराम से चीजें चल रही थी। ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया के अंदर, आप सब जानते ही हो, सारी की सारी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। ब्रिटिशर्स हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनको तो लूटना था सिर्फ और सिर्फ, वही वो कर रहे थे। 1853 के अंदर सबसे पहले विवाद की शुरुआत होती है, सबसे पहले कम्युनल दंगों की, कम्युनल रॉइट्स की स्टार्टिंग देखने को मिलती है। 1853 के अंदर ये देखने को मिलता है कि आपस में हिंदू और मुस्लिम पहली बार लड़ाई झगड़ाई करते हैं। वो लड़ाई झगड़ाई को रोकने के लिए कि भैया हमारी जगह है या तुम्हारी जगह है, ऐसी लड़ाई को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स 1859 में दखलंदाजी देते हैं। ब्रिटिशर्स उस जगह दखल देते हैं और कहते हैं ऐसा है, आपस में लड़ो बेड़ो मत, हम थोड़ी जगह हिंदूज को दे देते हैं, थोड़ी मुस्लिम को दे देते हैं, तुम लोग अपना करते रहो, हिंदू पूजा करते रहो और मुस्लिम नमाज पढ़ते रहो, आपस में लड़ाई भड़ाई मत करो। ब्रिटिशर्स जब एंट्री करते हैं यहाँ पे तो वो ऑर्डर देते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, वो मुस्लिम्स अंदर वाला पार्ट जो है यहाँ पे, ये जो पोर्शन बना हुआ है इसके अंदर वाला पार्ट है वो मुस्लिम्स यूज करेंगे और जो बाहर वाला चबूतरे वाला पार्ट है और बाहर वाला पूरा पोर्शन है वो सारे हिंदूज यूज करेंगे। अपनी पूजा वूजा करते रहो और जो अंदर वाला पार्ट है उसमें जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी नमाज वगैरह पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों शांति से रहो। ठीक, इस तरीके से चीजें चलने लगी। 1859 में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ज्यादा कोई बोल नहीं पाता था, इसलिए चुपचाप होकर सुनना पड़ा, सबको मानना पड़ा। दोनों ने मान लिया और करने लग गए, बाहर हिंदू पूजा करने लगे, अंदर मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ने लग गए। कुछ टाइम के बाद वहां के एक महंत हुआ करते थे, महंत रघुबर दास जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहली बार इस चीज को कोर्ट तक लेके गए। इन्होंने ये बोला कि मुझे बाहर कंस्ट्रक्शन करवाना है, बाहर का जो एरिया है जो हिंदूज को मिला हुआ था पूजा करने की, इन्होंने बोला मुझे बाहर छत बनवानी है जिससे आराम से हम लोग पूजा वूजा कर पाए, बारिश वारिश आती है तो दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहला जब आपको देखा जाएगा कि इन्होंने जो डिमांड आई है वो डिमांड रघुबर दास की तरफ से आई थी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूफ, सिर्फ रूफ की कंस्ट्रक्शन की तरफ से के लिए डिमांड आई थी। कोई बवाल अलग चीज नहीं हो रही थी, अभी यहाँ पे सब नॉर्मल तरीके से चल रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो 1885 में कुछ डिमांड आती है, वो डिमांड पूरी तरीके से नहीं पूरी पाती है, बट स्टिल वहां पे अभी ज्यादा बड़े दंगे दिखने को नहीं मिल रहे, छोटे मोटे कंटिन्यू चलते रहते थे, बट ब्रिटिशर्स उस चीज को कंट्रोल कर लेते थे, इतना कंट्रोल में चल रहा था अभी। उसके बाद 23 दिसंबर 1949, शुरुआत का समझ में आ गया होगा, डेट को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 दिसंबर 1949 को यहां पे राम जी की एक मूर्ति मिलती है।
राम जी की एक मूर्ति मिलती है, जिस मूर्ति को मिलने के बाद अब हिंदू यहाँ पे क्लेम करने लगते हैं कि भैया ये जो जगह है ये हमारी है, और मुस्लिम्स आपस में भिड़ने लग जाते हैं। मतलब हिंदू और मुस्लिम दोबारा से यहाँ पे राइट से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे 23 दिसंबर 1949 को लॉर्ड राम की वहां पे एक छोटे से राम की ये मूर्ति बनी हुई है, उसी की रिप्लिका है, इस टाइप की मूर्ति वहां अंदर प्लेस हो जाती है और मिल जाती है। पूजा वूजा स्टार्ट कर देते हैं सारे हिंदू, तो आपस में लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जैसी मूर्ति मिलती है पूजा स्टार्ट कर देते हैं, मेन पार्ट पे मूर्ति मिलती है ये, तो वहां पे हिंदू पूजा करने लग जाते हैं कि भाई हमारे राम जी आ गए यहाँ पे। इस तरीके से पूजा स्टार्ट हो जाती है। जब पूजा स्टार्ट हो जाती है तो फिर मुस्लिम्स को खराब लगता है, वो आपस में दोनों फिर से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है। बहुत भयंकर दंगे हो जाते हैं। इतने भयंकर दंगे हो जाते हैं कि 1949 के अंदर इन दंगों की वजह से उस पूरे एरिया को बैन कर दिया जाता है। पूरे एरिया को बैन कर दिया, मतलब अब वहां पे ना तो हिंदू जाएगा ना वहां पे मुस्लिम जाएगा। क्लियर कट बैन लगाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू उस पर्टिकुलर एरिया में कि अब बहुत दंगे फसाद कर रहे हो तुम लोग, अब कोई नहीं जाएगा वहां पे, ना नमाज पढ़ी जाएगी ना वहां पे पूजा पाठ होगा, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सील कर दिया जाता है, फेंसिंग लगा के तो बंद कर दिया जाता है एरिया। ठीक है, जब एरिया बंद कर दिया जाता है, अभी तक लोग क्या कर रहे थे, वो जगह पे हम पूजा करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, ऐसे करके आपस में केस कर रहे थे। अब जब जगह ही बंद कर दी तो अब उस जगह के बैन को हटाने के लिए लोग केस करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर केस डालो कि ये बैन हटाओ। सीधी सी बात है, जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो अब ये लोग क्या करने लगते हैं, ये बैन हटाने के लिए केस डालने लग जाते हैं। 1950 में केस, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1950 में महंत रघुवर दास फिर से केस मारते हैं 1950 के अंदर कि भाई ये बैन हटाओ, गलत बात है, हमें पूजा करनी है। सिमिलरली निर्मोही अखाड़ा एक ग्रुप हुआ करता है, निर्मोही अखाड़ा एक ग्रुप हुआ करता है, वो भी केस मारता है 1959 में और कहता है कि जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया हिंदू पोजीशन में आना चाहिए, निर्मोही अखाड़ा को पूरा का पूरा एरिया मिल जाना चाहिए और हम यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया पे अपना काम चलाएंगे, पूजा वूजा करेंगे। ऐसा निर्मोही अखाड़ा केस पे लिख के भेजता है 1959 में। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी केस कर देता है, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी केस कर देता है कि भैया यहाँ पे पहले मस्जिद ही थी और हम नमाज पढ़ते थे, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमारा है, वो जो मूर्ति है उसको गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अंदर रखा गया है, तो हमें ही मिले। मतलब यहाँ पे फटाफट आपको 1950, 1959, 1961 में आपको 3 लगातार केस देखने को मिलेंगे जो केस जाते हैं बैन हटाने के अगेंस्ट और उस एरिया के पोजीशन के लिए। ये यहाँ पे 3 केस देखने को मिलते हैं। ये तो कोर्ट के साथ हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट के बाहर भी कुछ ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, कोर्ट के बाहर भी कुछ ग्रुप्स बनने लग जाते हैं, कुछ कमिटीज बनने लग जाती हैं जो इस पे फोर्सफुली लोगों को दबाने लग जाते हैं या कोर्ट पे केसेस डालने लग जाते हैं, इस तरह की चीजें होने लग जाती हैं। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे तो आउटसाइड का कुछ कमिटीज की फॉर्मेशन होती है, जैसे विश्व हिंदू परिषद बनाता है अपने कमीशन, अपने ग्रुप बनाता है विश्व हिंदू परिषद, ठीक है, इसी के सपोर्ट में कि भाई हिंदू पोजीशन होना चाहिए। सिमिलरली 1986 के अंदर फैजाबाद कोर्ट एक डिसीजन देता है, इतने सारे ग्रुप बन जाते हैं, हिंदू ग्रुप बन जाते हैं, डिमांड काफी आ रही है, तो फैजाबाद कोर्ट क्या करता है, वहीं पे फैजाबाद एक डिसीजन देता है। फैजाबाद 1986 में डिसीजन देता है फैजाबाद कोर्ट, ये कहता है कि जो हिंदूज हैं उनको पूरी के पूरे एरिया में पूजा करना अलाउ कर दिया जाए, जितना एरिया है उनके पास था वो पूजा आराम से करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फैजाबाद कोर्ट जब हिंदूज को पूजा करना अलाउ कर देता है तो मुस्लिम्स को वो चीज लग जाती है खराब, उन्हें आता है गुस्सा, जिसके अगेंस्ट मुस्लिम से कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी का नाम होता है बाबरी मस्जिद कमेटी। मतलब पहले विश्व हिंदू परिषद वाला एरिया ने, विश्व हिंदू परिषद जो ग्रुप है उन्होंने अपने कमेटी बनाया था, उसके बाद केस डाला 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया ठीक है पूजा कर लो। जब पूजा कर लो वाला डिसीजन मिल गया, उस एरिया में पूजा कर लो जहां मूर्ति है, तो अब मुस्लिम्स को वो चीज खराब लगी, उन्होंने अपना एक कमेटी बनाया बाबरी मस्जिद कमेटी, और इस बाबरी मस्जिद कमेटी ने फिर से डिमांड करना वही चीज स्टार्ट कर दी कि यहाँ पे पूरा मुस्लिम पोजीशन होना चाहिए, ये चीज गलत है, ये चीज इलीगल है। इस तरीके से यहाँ पे ये फुल पोजीशन की डिमांड करने लग गए, इस चीज को ध्यान रखना। और एक ग्रुप बनता है जो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा होता है राम जी को, केस को। मतलब आप ऐसे मानो यहाँ पे जो राम जी की मूर्ति थी उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन देने के लिए एक ग्रुप बनता है जिसको बोलते हैं रामलला विराजमान। ये केस उनके नाम से ही दायर किया जाता है, ऐसे मान लो। विराजमान मतलब राम जी को विराज करना है, वहां पे बैठाना है मूर्ति को 1986 में फुल पोजीशन के लिए। मतलब अभी आप देखो कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, हिंदू भी फुल पोजीशन मांग रहे हैं, मुस्लिम्स भी फुल पोजीशन मांग रहे हैं, क्योंकि फुल पोजीशन किसी को मिल नहीं पा रहा है। कोर्ट एक्चुअली हमेशा से, अगर मैं आपको बताऊं, हमेशा से गवर्नमेंट ने ये कोशिश करी थी कि ये चीज आउटसाइड द कोर्ट सेटल हो जाए। रीजन ये है कि कोर्ट में जब भी कोई पार्टी जाती है, ये एक रियलिटी है, जैसे अगर मैं और आप केस लड़ने कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में दोनों तो खुश होके नहीं लौटोगे, एक ही इंसान खुश होके लौटेगा, एक तो हारेगा ही ना। तो यहां पे पॉइंट ये है कि जो भी हारेगा वो बवाल कर देगा, सीधी सी बात है। कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो ये है कि यहां पे कोर्ट खुद इस चीज में इंटरफेरेंस ज्यादा करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि कोर्ट ने जब भी इंटरफेरेंस किया बवाल हो गया। तो गवर्नमेंट यहां पे ये चाहती थी ये आउटसाइड द कोर्ट ही सीधे
चीजें निपट जाए। इसलिए जो ग्रुप्स बन रहे थे गवर्नमेंट उनको भी बोलती थी कि आपस में बातचीत करके चीजों को सुलटा लो, है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि सीधी सी बात है कोर्ट में अगर चीज जाती तो एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, और दोनों से नहीं जीत सकते ना, दोनों का मन तो पूरा नहीं हो सकता। दोनों का मन पूरा होता तो कोर्ट क्यों जा रहे थे वो, है ना। तो यहाँ पे जो भी हारेगा उसको बुरा लग जाएगा, फिर बवाल होंगे, और बहुत ही इंडिया है, इंडिया में तो बवाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी हमेशा ये कोशिश करी कि आउटसाइड द कोर्ट चीजें सेटल हो जाए। ठीक है, अभी तक चीजें नॉर्मल, फिर से वैसे ही दंगे मंगे चल रहे हैं, सीधी सी बात है, कंटिन्यूसली छोटे मोटे दंगे चलते रहते थे। ठीक है, 1990 का टाइम पीरियड आया, 1990 का, और इस समय सिचुएशन हो गई बहुत क्रिटिकल, बहुत भयंकर सिचुएशन हो गई, राइट्स बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, समझो बात को। इस समय ये आप जानते हो लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात से, सोमनाथ से यहां तक का एक रथ यात्रा निकाली। इस तरीके से इन्होंने यथ यात्रा निकाली, जिस यथ यात्रा की वजह से, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दंगे फसाद और बढ़ गए। इन्होंने क्या किया, जो यात्रा निकाली है ना, इसकी वजह से बहुत दंगे बढ़ गए कि भैया रथ यात्रा में बैठ के निकल लिए और वहां से यहां तक चलते हुए आ गए, ऐसे ऐसे करके, और बवाल बहुत ज्यादा हुए। तो इसकी वजह से जो दंगे फसाद थे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गए। अब इस बार, उस समय 1990s का जो टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय यूपी में जो गवर्नमेंट थी वो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी। कल्याण सिंह बहुत ज्यादा फेमस हुए थे इसी अयोध्या इशू को लेकर। कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी। कल्याण सिंह ने, क्योंकि उस समय दंगे फसाद बहुत ज्यादा हो गए थे, तो इनकी गवर्नमेंट ने फिर से दखलंदाजी देके उस एरिया को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया कि अब ना पे हिंदुओं का कंट्रोल है ना मुस्लिम का कंट्रोल है, पूरा हमारा कंट्रोल है। जो भी केस डिसीजन थे, जो भी कोर्ट ने डिसीजन दिए थे अभी तक, चाहे वो फैजाबाद हो चाहे कोई भी हो, हटाओ उसको, सारा कंट्रोल हमारा है। तो यहाँ पे कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने उस एरिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया 1991 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद 1992, ये डेट आपको ध्यान रखनी, 6 दिसंबर 1992 में यहां पे क्या हुआ, बहुत सारे कर सेवकों ने यहां पे जो मस्जिद थी उसको डिमोलिश कर दिया, गिरा दिया। बहुत सारे कर सेवकों ने, जितने भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, तोड़फोड़ दिया, बहुत बवाल हो गया भयंकर तरीके से। इसके बाद दंगे जो थे वो केवल उस एरिया में नहीं, पूरे के पूरे इंडिया में फैल गए। कम्युनल राइट्स, आपस में सब लोग लड़ने भिड़ने लगे, जितने भी लोग थे इंडियंस थे, आपस में लड़ने भिड़ने लगे, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, पूरे इंडिया में फैल गया। अभी तक ये एरिया, ये जो दंगे होते थे, ये यूपी वाले एरिया में हो रहे थे, अयोध्या में हो रहे थे, आसपास के एरियाज में हो रहे थे, लेकिन अब ये पूरे इंडिया में फैल गया, इसका इफेक्ट पूरे इंडिया में आने लगा। आज भी अगर आप देखोगे, जब इसका वर्डिक्ट आया था तो कर्फ्यू बहुत सारी जगह लगा दिया जाता है, क्योंकि दंगे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ भड़काऊ एलिमेंट रहते हैं ना, तो हर जगह, इसीलिए। तो यहाँ पे 6 दिसंबर 1992 को ये जब गिराया जाता है तो बहुत दंगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 16 दिसंबर 1992 को ही 10 दिन के बाद ही एक कमीशन बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं लिबरल कमीशन या कमेटी, कुछ भी बोल सकते हो। ये कमेटी का काम ये था कि आप ये जो भी चीजें हो रही हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, इन सब में जरा इंक्वायरी करो इनकी, और रिपोर्ट सबमिट करो, देखो क्या चक्कर है ये सही से। तो लिबरल कमीशन जो है वो इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है, इसी केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया था। इस समय जो कंट्रोल था वो कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा अपने हाथ में ले रखा था उस एरिया का, क्योंकि दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और वो संभाले नहीं जा रहे थे। ठीक है, अगर यूपी की गवर्नमेंट की बात करते तो कल्याण सिंह गवर्नमेंट चल रही थी, और उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी 1990s की बात कर रहा हूं, वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस के हाथ में था पूरा का पूरा सारा कंट्रोल पूरे कंट्री का। कांग्रेस भी देख रही थी कि बवाल हो रहे हैं, कंट्री में बवाल हो रहे हैं, पूरे हर जगह बवाल होते चले जा रहे थे। कांग्रेस ने एक प्रपोजल रखा कि ऐसा है, जो एरिया है, उस समय जो हेड थे, जो अपने पीएम थे, वो थे नरसिम्हा राव पीवी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो प्रपोजल रखा वो ये रखा कि भाई इस एरिया में मंदिर भी बना दो, थोड़े से पोर्शन में मस्जिद बना दो, थोड़े से पोर्शन में लाइब्रेरी बना दो, थोड़े से पोर्शन में म्यूजियम बना दो, म्यूजियम मतलब, और बाकी फैसिलिटीज भी दे दो। तो ये मतलब इनका कहना ये था, इसे एक टूरिस्ट प्लेस तक बना दो, मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, सब कुछ होगा, वहां पे लोग आएंगे जाएंगे, हर टाइप के लोग। ये कांग्रेस का प्रपोजल था, बट ऑब्वियस बात है ये एक्सेप्टेबल वहां पे लोगों को नहीं था, क्योंकि वहां पे दंगे इतने हाई लेवल तक पहुंच चुके थे कि अब उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी। हिंदू को लग रहा था हमें वो एरिया मिलना चाहिए, मुस्लिम को लग रहा था हमें वो एरिया मिलना चाहिए, बाकी कोई भी चीज सॉल्यूशन के लिए कोई वहां पे सोच नहीं रहा था उस टाइम पे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ये चल रहा था, दंगे फसाद वहां कंटिन्यूसली थोड़े होते रहते थे, कंटिन्यूसली चलते रहते थे। उसके बाद 1990s का पीरियड जो क्रिटिकल पीरियड था, दंगे फसाद बहुत भयंकर तरीके से हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, बिहार में अरेस्ट हो गए थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़े कम हुए, बट दंगे फसाद होते रहते थे वहां पे। उसके बाद 2002 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है सेंटर पे, बीजेपी गवर्नमेंट कंट्रोल में आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, और अपने पीएम बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बनते हैं, और ये सबसे पहले बनते ही पीएम एक विभाग बनाते हैं, जिस विभाग को नाम होता है अयोध्या विभाग। इस अयोध्या विभाग का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो चीजें हो रही है इनको सेटलमेंट करो,
इनका सेटलमेंट करो, डिस्कशन कराओ, हिंदू मुस्लिम दोनों से बात करो, विभाग ग्रुप बनाया जाता है और उस ग्रुप का काम होता है मीडिएटर। मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ने हमेशा इसी चीज की कोशिश करी कि आउटसाइड द कोर्ट चीजें सेटल हो जाए। उसका कॉन्सेप्ट आप समझो। उसका कॉन्सेप्ट रीजन ये है कि कोर्ट में जाएगा तो एक तो हारेगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि सबका काम सेटिस्फाई हो जाए, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह से दिग्दंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे, जो हुआ है। तो ये लोग चाह रहे थे बाहरी काम खत्म हो जाए, तो अयोध्या विभाग बनाया गया कंसीडरिंग बहुत हिंदू एंड मुस्लिम की भाई हिंदूज का भी बात कर लो, मुस्लिम से भी बात करो, जो चाहिए आपस में एक दूसरे से बात करके डिस्कशन कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन को ध्यान रखना, 2002 बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, अयोध्या विभाग बनता है। उसके बाद ये जी है विभाग बनता है। उसके बाद अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक 3 जजेस की बेंच बनाता है लखनऊ में। बेंच मतलब अलग से जज वहां पे बैठते हैं जाके, मेन हाईकोर्ट जो है वो इलाहाबाद में। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच तैयार करता है 3 लोगों की, 3 जजेस की, और वहां पे ये केस जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ये केस को डील करने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुलाता है, लोगों को बुलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जानते हो आप, जो पुरानी इमारतें इन सब चीजों का अच्छी नॉलेज रखते हैं। कर्जन के टाइम पे है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कर्जन था ना वहां के, उसके टाइम से 1905 में गया था, 1905 में चला गया था कर्जन, तो उससे पहले सब चीजें बना गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस चीज में बहुत इंटरेस्ट था कर्जन को, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पे बुलाता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की जब ये इंक्वायरी चलती है, और उससे बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप थोड़ा देखो सारी चीजों को रिसर्च करो, खुदाई करो, जरा पता करो चक्कर क्या है, और उसका रिपोर्ट सबमिट करो, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट सबमिट करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट सबमिट करता है और ये कहता है कि उस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत ध्यान से सुनना, 12th सेंचुरी मतलब 1200 के आसपास का जब टाइम पीरियड था, 1200 AD वाला टाइम पीरियड, तब यहां पे मंदिर हुआ करता था, ऐसा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है। 1200 के टाइम पीरियड पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी बोलता है कि जब 1528 का टाइम पीरियड आया तो उस टाइम पे यहां पे मस्जिद था। 1200 से 1500 के बीच का जो टाइम पीरियड है ये 300 साल का, इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। हम ये बता सकते हैं कि 1200 के टाइम पीरियड पे यहां मंदिर था, हम ये बता सकते हैं कि 1500 के टाइम पीरियड पे यहां पे मस्जिद था, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हुआ वो हमें नहीं पता, उसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिला। तो मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी कि बीच में उनको कुछ मिला नहीं है, पहले ये हो गया, दूसरा 1500 में मस्जिद था। इसका मतलब वहां पे भी कुछ क्लैरिटी नहीं हो पाती कि उस बीच में क्या था। उस बीच का पता लगेगा तब चीजें समझ में आएगी ना। लोकल लोग ये बोल रहे थे कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर हुआ करता था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये बोलता है कि 1200 के टाइम पीरियड में यहाँ पे मंदिर था, खुदाई करके हमने निकाला है, लेकिन 1500 के टाइम पीरियड यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ है कि वो मंदिर को गिरा के मस्जिद बनी, इसका कोई हमारे को प्रूफ नहीं मिला है। हमें बस इतना पता है मंदिर और मस्जिद दोनों थे अपने अपने टाइम पे, ठीक। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बोलता है, मैंने आपको बताया लोकल लोग ये बोल रहे थे वहां पे पहले मंदिर हुआ करता था, आसपास के जो एरिया के लोग थे, ठीक है। अब ये सारी चीजों को कंसीडरेशन में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ये डिसीजन देता है कि भाई लखनऊ बेंच में अपना क्लियर कर देता है, ये डिसीजन देता है, ध्यान रखना, 30 सितंबर 2010, बहुत लंबा चला है, 30 दिसंबर 2010 में ये डिसीजन देता है 2010 के अंदर कि भैया सबसे पहली चीज जो है, ये जो राम मूर्ति वाला जो पार्ट है जहां पे मूर्ति मिली है, वो हम रामलला विराजमान वाला जो ग्रुप है उनको अलॉट करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन है, हाईकोर्ट का डिसीजन कैंसिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हो, ठीक है। राम मूर्ति वाला जो पार्ट है, जिस एरिया में मूर्ति मिली है, मेन पार्ट था एक्चुअली वो एरिया का, वो हम राम विराजमान वाले ग्रुप को, जो राम जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सीधा सीधा, उसको अलॉट करते हैं, ठीक है। दूसरा सीता रसोई चबूतरा, जहां पे बोलते थे कि राम जी खेला करते थे, वो वाला एरिया जो है वो हम निर्मोही अखाड़ा को अलॉट करते हैं, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलता है। निर्मोही अखाड़ा भी ग्रुप है, ये अलग अलग ग्रुप बन गए थे, मैंने आपको बताया था ना। कोर्ट के बाहर भी चीजें डिस्कशन हो रही थी, डिस्कशन करने वाले ग्रुप थे, इन्होंने बाद में केस किया था। और जो बचा हुआ थर्ड पार्ट है, जो पोर्शन बच रहा है, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। ऐसा 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के डिसीजन से क्लियर हो जाता है कि कुछ पार्ट जो है, मेन पार्ट जो है, वो रामलला विराजमान वाले ग्रुप को जाएगा। उसके बाद जो चबूतरा या सीता रसोई वाला पार्ट है और स्टोर रूम वाला पार्ट है, वो हम निर्मोही अखाड़ा को देंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो सारा का सारा सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाएगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी तक 2010 तक हमारे पास ये अपडेट है, 2010 तक इतना आपको समझ में आ चुका होगा पूरी टाइमलाइन। 1528 से स्टार्ट हुआ था, 1949 में वहां पे दंगे शुरू हुए, उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, बीच में कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ। कोर्ट इंटरवेंशन सबसे पहले फैजाबाद का हुआ 1986, उसने डिसीजन दिया, बट वो आगे चल नहीं पाया। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया, उन्होंने अपना डिसीजन दिया। ये कब दिया?
जब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने सबसे पहले यहाँ पे एक विभाग बनाया था जिसको बोलते हैं अयोध्या विभाग। ये चाह रहे थे कोर्ट के बाहर चीजें सॉल्व हो जाए, बट हो नहीं पा रही थी क्योंकि ये लोग सब लोग केस कर रहे थे, इनको पूरा पूरा पोजीशन चाहिए था, ये आपस में बैठ के सेटिंग करने को तैयार थे नहीं, जिसकी वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट केस जाता है, वो 3 बेंच तैयार करता है, 3 जजेस की लखनऊ बेंच तैयार करता है और अपना रिजल्ट सुना देता है। 2010 तक अपने को ये अपडेट मिल जाती है। सर इतना समझ में आ गया है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं 9 मई 2011, 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, हाई कोर्ट का डिसीजन को होल्ड पे रख देता है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके हाई कोर्ट के डिसीजन को 2011 में मई 11 में रोक देता है, होल्ड पे डाल देता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि अगर उसे कोई चीज अपने जुडिक्शन में लेनी होती है तो वो ले सकता है। जब हम पॉलिटी की आगे क्लास पढ़ेंगे, जब हम कोर्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पे जुडिक्शन समझेंगे, तो वो जुडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट, इतनी पावर खींच सकता है वो, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2016 सुब्रमण्यम स्वामी, आप सब जानते होंगे, इज अ वेरी फेमस मैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया सुब्रमण्यम स्वामी ने फरवरी 2011 में कि इस पे डिसीजन दो, ये होल्ड पे तो आपने डाल दिया है बट फाइनल करो, ऐसे लटकाओ मत। सुप्रीम कोर्ट में ये केस डालते हैं और कहते हैं कि आप इन चीज को फाइनल करो, ये सब चीजें जो चल रही हैं। 2017 में, मार्च 2017 में चीफ जस्टिस के एस खेगर जो होते हैं, ये चीफ जस्टिस होते हैं 2017 के अंदर, और ये बोलते हैं, कोशिश ये करते हैं, ये बोलते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया होता है, ये बोलते हैं कि फिर से वही कोशिश करते हैं कि आप ये जो चीजें चल रही हैं इनको कोर्ट पे मत लाओ, उन पे कोर्ट पे मत लाओ, इनको बाहर सॉल्व कर दो, कोर्ट में आएगा तो एक पार्टी हारेगी। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको हमेशा बोला है, चीजें कॉन्सेप्ट से समझोगे तो आपको याद रहेंगी, रटोगे ना तो फिर हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना। कोई भी इंसान कोई चीज करता है, पीछे रीजनिंग होती है। अगर मैं कुछ करता हूं, मैं घूमने जाता हूं तो मेरा मन हो रहा है इसलिए मैं घूमने जा रहा हूं, तो वो मन क्या है, रीजन है ना किसी चीज को करने का। तो कोर्ट अगर किसी चीज को होल्ड पे डाल रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना उसका। कोर्ट इंटरवीन करके उस चीज को रोक दिया क्योंकि दंगे होने लगे थे उस चीज की वजह से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो चाह ही नहीं रहा कि वो कोर्ट पे डिसीजन जाए। सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि आप आपस में बाहर सुलह करके चीजें निपटा लो, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी फरवरी 2016 में केस देते हैं, डालते हैं, कहते हैं इसको फाइनल करो। सुप्रीम कोर्ट के जो उस समय चीफ जस्टिस होते हैं वो कहते हैं कि इसको बाहर सॉल्व कर लो, क्यों फालतू में बवाल करना चाह रहे हो, फिर से प्रॉब्लम होगी कंट्री के अंदर। उसके बाद दिसंबर 2017 तक बहुत सारी अपील पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की नहीं भाई आप तो क्या कहते हैं, ये फाइनल डिसीजन दो, इलाहाबाद का डिसीजन सही नहीं था, आप डिसीजन सुनाओ। मतलब आप ये समझो, सुब्रमण्यम स्वामी के अपील दायर करने के बाद 32 अपीलें, 32 अपील वहां पे पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट को, जो प्रेशराइज करती है सुप्रीम कोर्ट को टू टेक सम डिसीजन, बिकॉज व्हाट दे वर ट्राइंग कि बाहर से चीजें सॉल्व हो जाए। क्यों कोर्ट में आएगा, कोई भी कोर्ट में आएगा फिर प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देता है कि जनवरी 2019 में इस चीज का डिसीजन लिया जाएगा। 2017 में अपील पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, वो भी टाइम चाहिए होता है, वो भी 2 साल का टाइम लेता है, और कहता है जनवरी 2019 में मैं इस पे डिसीजन सुना पाऊंगा, इस पे केस आगे बढ़ेगा। ठीक है, डेट दे दी जाती है, तारीख पे तारीख मिल जाती है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पे डिसीजन तैयार करने के लिए बहुत रिसर्च करता है, अपने बढ़िया बढ़िया जजेस की टीम तैयार करता है। ये एक टीम तैयार करता है जजेस की, जिसके अंदर जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, एस अब्दुल नजीर, ये सारे जजेस की बेंच तैयार होती है। सुप्रीम कोर्ट है हेड ऑफ ऑल द कोर्ट्स, ये डिसीजन लेने के लिए एक बेंच तैयार करते हैं, और उसके बाद इन्होंने जो डेट दी होती है उस डेट पे डिसीजन देने के लिए सबसे पहले ये डिसीजन अपना लेके किसी को बताते नहीं है। ये क्या करते हैं, डिसीजन तैयार कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, सारी चीजों को रिसर्च करते हैं, सारी बातों को लेते हैं, सारे प्रूफ, सारे एविडेंस देखते हैं। आपको एक चीज पता है, कोर्ट जो होता है वो वैसे वो क्या कहते हैं, रिबन बांध के खड़ी होती है वहां पे, जो वो आइडल होती है, वो क्या बोलते हैं कोर्ट में कि भाई अंधा है कानून रोज दिखता नहीं है ना, कानून सिर्फ एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है, बोली हुई चीज पे बिलीव नहीं करता कानून, है ना। तो यहाँ पे कोर्ट क्या कहता है कि हम एविडेंस को चेक करेंगे, जो हमारे सामने प्रूफ होगा, हम गवाही भी चेक करेंगे, बट एविडेंस जो हमारे को सामने लाइव प्रूफ दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे। पहली चीज है ये हम क्लियर कर देते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, किसी को बताते नहीं है। और यहाँ पे ये कहते हैं सारी पार्टीज को जिन्होंने केस दायर किया होता है, किसने दायर किया होता है, मेन ग्रुप कौन होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड होता है, निर्मोही अखाड़ा होता है, और वाला विराजमान वाला ग्रुप होता है। ये 3 बड़े ग्रुप होते हैं जो बेसिकली इस केस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इन तीनों के अपने अलग अलग वकील होते हैं। निर्मोही अखाड़ा का जो वकील होते हैं वो होते हैं सुशील कुमार जैन, जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं निर्मोही अखाड़ा को। सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो राजीव धवन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये देख रहे हो, इंडिया में यूनिटी है,
चाहे लोग माने ना माने, यूनिटी होती ही है। राजीव धवन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड को। उसके बाद रामलला विराजमान वाला जो ग्रुप होता है इसे CS विद्यानाथन, ये 3 अलग अलग लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन 3 अलग अलग ग्रुप्स को। इन तीनों अलग अलग ग्रुप की अपनी अपनी डिमांड होती है। क्या क्या डिमांड होती है वो भी देख लेते हैं एक बार, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो निर्मोही अखाड़ा होता है, ये निर्मोही अखाड़ा ये कहता है कि मुझे पूरा का पूरा जो इनर पोर्शन है ना, उसका पोजीशन चाहिए। इनर पोर्शन का पोजीशन पहले मुस्लिम्स के पास था, याद होगा आपको। ये कहता है मुझे पूरे इनर पोर्शन का पूरा पोजीशन चाहिए। उसके बाद चाहे आउटर वाला आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ये कहता है कि इनर पोजीशन भी हमें चाहिए और साथ में जो हमारी मस्जिद तोड़ी गई है पूरा रिकंस्ट्रक्शन उसका करवा के दो। ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की डिमांड होती है कि भाई इनर वाला भी हम लेंगे और साथ में जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो पूरा का पूरा। एक चीज ध्यान रखना, इनर पोर्शन में ही मूर्ति मिली थी, इस चीज को भी ध्यान रखना, जो मेन पोर्शन था। उसके बाद रामलला विराजमान का सीधा एक ही टास्क होता है कि भैया जो पूरा है ना वो पूरा एरिया अपना है, पूरा में तो किसी को नहीं मिलेगा। हमारा ये पूरा रामलला जी वहां पे आए हैं, उनका ये पूरा बाहर चबूतरे में खेलते थे, अंदर वो बैठते थे, पूरा एरिया नहीं है। उसकी डिमांड क्लियर होती है, पूरा एरिया हमें चाहिए। यहाँ पे ये तीनों की अलग अलग डिमांड होती है, तीनों के अलग अलग वकील होते हैं। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देखता है, समझता है, सोचता है और उसके बाद अपना डिसीजन देने को तैयार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले मैंने आपको बताया रख लेता अपने पास रिजर्व में और कहता है सारी पार्टीज को कि मैं आपको एक मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सबमिट करने को बोल रहा हूं। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ समझना लीगल लैंग्वेज में, लीगल टर्म्स में, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि अगर आपने जो केस दायर किया है अगर वो चीज आपको नहीं मिलती है तो आपके पास एक और ऑप्शन होना चाहिए कि हमें ये दे दो, कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये सही वाला पार्ट, ऑप्शन वाला पार्ट। तो मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मींस अगर ये नहीं मिल रहा है देन वी कैन गो विद दिस, ये वाला पार्ट। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है सारे पार्टीज को कि अगर आपको हम डिसीजन मान लो आपने चीजें नहीं और आपके फेवर में नहीं जाता है थोड़ा बहुत, तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, ये नहीं तो ये सही, तो आप वो सेकंड ऑप्शन भी सबमिट करो। तो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेके अपने पास रिजर्व में रख लेता है और मोल्डिंग ऑफ रिलीज साइन करके सबमिट करने को इन सब पार्टीज को बोलता है कि भाई आप सबमिट करो। ठीक है, जो भी आगे होता है, जो भी चीजें होती हैं उसके बाद सबमिशन होता है, जो भी आगे होता है सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल जजमेंट सुनाता है। और जजमेंट सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्लियर कर देते हैं कि ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिसाइडेड, ओनरशिप ऑफ लैंड कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल इज सेइंग, व्हाट पीपल आर सेइंग और ओनली ऑन द रिपोर्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट मींस दैट सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि लोगों के सिर्फ कहने से या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट के बोलने से हमारा डिसीजन नहीं आया। हमारा डिसीजन असली